5 नंबर के ये सारे वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पक्का पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी मेरे कहने पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और डिस्क्रिप्शन वगैरह ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, मैंने पूरी गणित वगैरह पहले से ही पढ़ा रखी है डिजिटल बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जो बुलबुला होता है, बुलबुला किस आकार का होता है, गोलाकार होता है। किस आकार का होता है, गोलाकार होता है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बुलबुला। क्या लिख देता हूँ, बुलबुला। किस आकार का होता है ये, गोलाकार, गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये बुलबुला है। मान लेते हैं बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ लिख लेना, माना बुलबुले की त्रिज्या आर है। हमको दिया क्या है, हमें दे रखा है कि बुलबुले की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है। तो त्रिज्या यानी कि आर, सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन है डी आर बट्टे ये जो डी टी है वो हमें दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज अपने को दे रखी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बुलबुले का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, बुलबुले का आयतन डीवी बट्टे डी टी किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जब आर हमारा कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं चूंकि बुलबुले का आयतन, ठीक है, बुलबुले का आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब यहाँ डी बट्टे में टी है तो टी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलज। तो यहाँ लिखेंगे डी वी बट्टे टी टी, टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो 4/3 पाई, ये हमारा है उभयनिष्ठ। आर की घात 3 का क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी और आर का अवकलज क्या हो जाएगा, डी आर बट्टे टी टी। आर का अवकलज क्या हो जाएगा, डी आर बट्टे टी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 3 से 1 3 कटा, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। आर का मान प्रश्न में क्या बोला था, 1, और डी आर बट्टे टी टी का मान हमें क्या दे रखा था, 1/2। ठीक है, ये सब हमें दे रखा था, ये मान हमने उठा कर रख दिया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई, क्या जाएगा, 2 पाई। आयतन है यानी कि सेंटीमीटर की घात में 3 और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है, तगड़े क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये जो z दे रखा है इसका आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफ की मदद से न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, न्यूनतमीकरण, ये ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ये हमारे अवरोध दे रखे हैं और x का मान y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे कि जो z दे रखा है z का मिनिमम निकालना है। z मिनिमम क्या है हमारे पास, 3x प्लस का 2y। ठीक है, ये z मिनिमम है और ये हमें निकालना है। अवरोध हमारे पास क्या दे रखे हैं, अवरोध भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं। अवरोध हमें दे रखा है x प्लस वाई, ये 8 या 8 से बड़ा है। और दूसरा वाला जो हमें दे रखा है 3x प्लस 5y, ये 15 या 15 से छोटा है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ये जो असमीका होती है इसको हम समीकरण में बदलते हैं। तो यहां लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, असमीका को समीकरण में बदलने पर
ठीक है, तो हमारे पास असमीका क्या है, ये है और ये है, इसको समीकरण में बदल दो। x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण हो गया, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। अब आपको ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदु चाहिए, हर एक समीकरण से 2 अलग अलग बिंदु निकालो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 ही निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2। यहाँ x मान लो, यहाँ y मान लो। अगर हम x का मान 0 मानेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा, y का मान 0 मानेंगे तो x का मान 8 हो जाएगा। ये P बिंदु है, ये हमारा Q बिंदु है। ठीक है, इसमें आ जाओ। x और y का मान कुछ भी मान सकते हो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो पूर्णांक हो। x का मान या y का मान कुछ इस प्रकार से मानना है, पूर्णांक मानना है कि हल करके भी अगला मान पूर्णांक ही मिले। तो देखो, मैंने x का मान मान लिया 0। ठीक है, यहाँ पे 0 माना था। एक ही समीकरण में सेम में तो नहीं होना चाहिए, ये तो अलग समीकरण है, इसमें हम मान सकते दोबारा x का मान 0 मान लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा r। फिर y का मान 0 मान लूँगा मैं तो 3 ही बचे 15, ये ऐश हो जाएगा। बिंदु निकल गए। अब हमें क्या चाहिए होता है? हल क्षेत्र। स्टेप 2 में हमें क्या चाहिए होता है? हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं? जो बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए। ठीक है, कोई भी एक बिंदु ले लो, मैंने जैसे कि केंद्र ले लिया 0,0। अगर ये बिंदु असमीका को संतुष्ट करेगी तो हल इस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। x की जगह 0 और y की जगह पर क्या रखना है? 0 रखना है। तो पहली असमीका क्या है मेरे पास? पहली असमीका है मेरे पास x प्लस वाई, जो है वो 8 या 8 से बड़ा है। और जो दूसरी असमीका है मेरे पास वो है 3x प्लस 5y, जो है वो 15 या 15 से छोटा है। ठीक है, तो x की जगह पे रख देंगे 0, y की जगह पे रख देंगे 0। 0 जो है वो 8 से बड़ा है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो इसने संतुष्ट नहीं किया, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर जाएगा। अगले वाले में आ जाओ। x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे, तो जो 15 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा इस वाले का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगले स्टेप में ग्राफ पेपर ले लेना है, और ग्राफ पेपर पे आपको इन सब चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आपको घर से लेके नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, सारे मान पॉजिटिव है, तो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है। और नेगेटिव में भी आते हैं तो भी क्या हो जाता। ठीक, तो देखो बाबू, इधर x का मान क्या होता है? पॉजिटिव। इधर x का मान होता है नेगेटिव, ये सब दिखाना है। ये हमारा केंद्र है। इधर y का मान होता है पॉजिटिव, नीचे y का मान क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि बड़े से बड़ा मान हमारा 8 है, तो ले लो, यहाँ ले लेते हैं। देखो, यहाँ ले लिया 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, एक एक यूनिट, एक एक सेंटीमीटर को एक एक यूनिट लिया हमने। इधर 9 10। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, 1 2 दिखा दिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 5 6 7 8 9। तो चलिए पहले बिंदु पे हम आ जाते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है? x पे 0, y पे 8। ये x पे 0, y पे 8, ये आ जाएगा बिंदु। ये पहला बिंदु हमारा है P। ठीक है, अगला बिंदु हमारा क्या है? x पे 8 जाना है, y पे 0 जाना है। x पे 8 जाओ, y पे 0, ये हमारा बिंदु है Q। अब हमें क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, P और Q। ये P है और ये हमारा Q है।
खींच दिया हमने। तो पहले वाले में केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा केंद्र से बाहर जाएगा। ठीक है, केंद्र से बाहर जाएगा। ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, बस ये दिखा दिया, इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर जा रहा है। ज़्यादा चाहो तो इसका समीकरण का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। पहला वाला क्या था, x + y = 8। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाऊँ। दूसरा वाला क्या है, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3। ठीक है, ये हो गया पहला वाला बिंदु हमारा R। और एश क्या है हमारे पास, x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, ये हमारा एश है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। ठीक है, हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। और इस समीकरण का नाम लिख दो, ये था हमारे पास 3x + 5y = 15, है ना। ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो देखो, दूसरे वाले ने संतुष्ट किया था केंद्र ने, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो जो बिंदु संतुष्ट करता है उस हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ जाता है। तो ये दो अवरोध हैं, दोनों अवरोधों में प्रथम चतुर्थांश में कुछ भी उभयनिष्ठ आया है। दोनों दो अवरोध है तो दोनों का कुछ उभयनिष्ठ आना चाहिए, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में। तो आप क्या लिख दोगे, अगले लाइन में यहाँ लिख देंगे, या यहीं लिख देता हूँ मैं, ये आप कॉपी में लिखोगे। ठीक है, मैं पेज बचाने के लिए कर रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, चूंकि दोनों अवरोधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आपका उत्तर होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सारे प्रश्न ही तगड़े हैं, एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 3 सदिश ए बी और सी प्रतिबंध इसको संतुष्ट करते हैं। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है परिमाण का, तो इनका मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी प्रश्न है। हमें क्या दे रखा है कि परिमाण ए प्लस परिमाण बी प्लस परिमाण सी बराबर 0 है, और आपको ये मान निकालना है। ऐसा प्रश्न आपने किया है एनसीईआरटी में। तो मैं यहाँ बस क्या कर लूँगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अदिश गुणन करूँगा, दोनों तरफ अदिश गुणन करने पर जो भी काम करना होता है वो दोनों तरफ करना होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो कुछ यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्लस सी। इधर भी डॉट अदिश गुणन किया और इधर भी हम अदिश गुणन कर लेंगे। तो 0 के साथ किसी का भी अदिश गुणन 0 ही होता है, ये आप जानते हैं, है ना। तो इधर हम अदिश गुणन ढंग से करते हैं। ये हो जाएगा ए डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा ए डॉट बी, फिर क्या हो जाएगा ए डॉट सी। ए का हो गया, बी पे आ जाओ, फिर हो जाएगा बी डॉट ए, फिर हो जाएगा बी डॉट बी, फिर हो जाएगा बी डॉट सी। बी का भी हो गया, अब सी पे आ जाओगे, क्या हो जाएगा सी डॉट ए, सी डॉट ए, फिर आ जाएगा आपका सी डॉट बी, फिर आपका आ जाएगा सी डॉट सी। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा अपना 0 गुणा कुछ भी, 0 गुणा कोई भी हो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 ही हो जाता है।
ठीक है, तो कुछ नियम कानून आप पहले से जानते हैं, जैसे कि ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग होता है। ठीक है, ETC ये नियम यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। उसके बाद जो आप ये भी जानते हैं कि भैया ए डॉट बी ना बी डॉट ए के बराबर होता है, ETC। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ परिमाण ए का वर्ग, इसको भी साथ में लिख देता हूँ परिमाण बी का वर्ग, और यहाँ से आ जाएगा परिमाण सी का वर्ग। ठीक है, फिर देखो यहाँ ए डॉट बी, यहाँ बी डॉट ए, तो ए डॉट बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ए डॉट बी आपका 2 बार आ जाएगा। इसी प्रकार बी डॉट सी आपका 2 बार आ जाएगा, और सी डॉट ए भी आपका 2 बार आ जाएगा। ठीक है, देखो बी डॉट सी, यहाँ सी डॉट ए, यहाँ सी डॉट बी, देख रहे हो सब 2 बार आ जाएगा। अब परिमाण ए का मान हमें प्रश्न में दे रखा है कितना, 3 का वर्ग। परिमाण बी का मान दे रखा है 4 का वर्ग। सी का मान दे रखा है 2 का वर्ग। यहाँ इन सब में से क्या आ जाएगा, 2 बनिष्ठ आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अब इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा माइनस के 29/2। ठीक है, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, माइनस के 29/2। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर सतत की जांच करनी है। -1 भी है, 1 भी है ना, दोनों पे हमें जांच करना है। तो सबसे पहले x बराबर -1 पर जांच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, -1 से कम के लिए फंक्शन x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, 1 से कम के लिए, -1 से कम के लिए फलन क्या है, -1 से कम, छोटा वाला मुँह ये है, तो डायरेक्ट क्या है हमारा फंक्शन माइनस का 2 है। x है ही नहीं, जहाँ पर आप माइनस के रखोगे तो हमारे पास फलन क्या है, माइनस का 2। तो राइट हैंड लिमिट हमें मिला है, सॉरी बच्चों, मैं राइट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ LHL का, तो इसे आप LHL कर लो, ये LHL है। ठीक है, LHL के लिए 1 से कम के लिए यानी कि LHL, तो LHL हमारा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब निकालते हैं हम RHL यानी कि -1 से अधिक के लिए। ठीक है, -1 से अधिक के लिए, -1 से अधिक के लिए x की तरफ बड़ा वाला मुंह है, ये अपना 2x है। लिमिट x टेंस टू -1, फंक्शन मेरे पास क्या है, 2x है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे, -1, तो ये आ जाएगा -2। तो LHL RHL बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f-1। ठीक है, f-1 एग्जैक्टली बराबर दिख रहा है आपको, ये बराबर का चिन्ह, तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 फंक्शन x। तो इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट -2 आ जाएगा, -2 है। तो देखोगे आप तीनों लिमिट क्या है, सेम है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिख दोगे चूंकि
एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है फंक्शन -1 के, ठीक है। तो लिखेंगे अर्थात x बराबर -1 पर सतत है, ठीक है। x बराबर -1 पर क्या है फलन, सतत है। अब हमें किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए फंक्शन x, 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए देखो छोटा वाला मुंह है इसकी तरफ, 2x है अपना फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन मेरा क्या है 2x है, तो x के जगह पर 1 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप निकालोगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1, 1 से अधिक के लिए फंक्शन x, 1 से अधिक के लिए कितना है, डायरेक्ट 2 है, तो 2 आ गया। तो LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। अब हम किस पे निकालेंगे, एग्जैक्टली 1 पे निकालेंगे, F1, जिसका सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x, एग्जैक्टली 1 के लिए, एग्जैक्टली 1 के लिए भी यही है 2x, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन मेरा क्या है 2x है, तो x की जगह पर 1 रख देंगे, ये 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे तीनों समान है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHL बराबर है RHL और बराबर है फंक्शन 1 के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। फलन क्या है अपना, सतत है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज 0 होगी। ओके, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल एक आता ही आता है। तो हमारे पास क्या, देखो डबल डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, फिर यहाँ सिंगल डेरिवेटिव भी दिख रहा है, तो हमारे पास y क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं डेरिवेटिव करता हूँ, dy बट्टे dx, तो e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा, जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का प्लस क्या होता है 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन का इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर अपना dy बट्टे dx, और इधर अपने पास क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हो, y बोल सकते हो, सिंपल। इसके जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, कि tan इनवर्स x क्या है, y है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, चाहता तो बड़े तरीके से भी कर सकता, लेकिन आसान तरीके से करवा रहा हूँ। इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ये y रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। सो देखो बाबू, यहाँ पर 2 फंक्शन की गुणा हो रही है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, बाईं तरफ भी अवकलज करना है, दाईं तरफ भी अवकलज करना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का अवकलज dy बट्टे dx का अवकलज दोबारा करने पे क्या आता है, d2y बट्टे dx स्क्वायर, पहला गुणा दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, और y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टे dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y
बट्टे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। फिर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है अपना कॉमन है, निकाला कॉमन, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 1। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये चीज़ क्या आएगी 0 आएगी, आ गई 0। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है 5 नंबर में आंसर। हैंस प्रूव्ड। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। डाउट दिक्कत तभी होगी जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, वरना तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कह रहे हैं रेखा ये है और ये रेखा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूनतम दूरी आपको हर साल मिलता ही मिलता है। तो ये हमारी पहली रेखा है, ये हमारे a1 वेक्टर की जगह पर है, ये हमारा b1 वेक्टर की जगह पर है, ये हमारा a2 की जगह पर है, और ये हमारा b2 की जगह पर है। प्रश्न में दिया है करके ये लिख दोगे। अब b1 और b2 देखो अलग अलग है, तो समांतर की स्थिति तो नहीं होगी, है ना। तो जब समांतर नहीं होता तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी t बराबर, ठीक है, क्या होता है मॉडुलस के अंदर क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस का a1 बट्टे में परिमाण b1 क्रॉस b2। ये सूत्र होता है, सूत्र याद होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, क्योंकि b1 क्रॉस b2 ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम i, यहाँ लिखेंगे हम j और यहाँ लिखेंगे k। b1 में i का गुणज क्या है 2, j का गुणज -1, k का गुणज 1। फिर b2 में आ जाओ, i का गुणज क्या है 3, j का गुणज है 1 और k का गुणज है 2, है ना यहाँ पर ये b2। अब हल करेंगे, i को छुपाएंगे, 1 दूनी 2 माइनस 1 कम 1, फिर माइनस का j छुपाएंगे, 2 दूनी 4, 1 तिया 3, फिर यहाँ पर k आ जाएगा, k छुपाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अरे यार क्या कर दिया, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 होगा ना, 6 क्यों लिख दे रहा हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये आ जाएगा माइनस के 3i, ये आ जाएगा माइनस के j, और ये आ जाएगा 2 और 3 5 के। फिर अब मुझे इसका परिमाण भी चाहिए यहाँ पर, तो लगे हाथ में क्या निकालता हूँ, परिमाण भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, 3 तिया 9 माइनस का वर्ग प्लस 1, 5 बचे 25, 25 और 10 35, ठीक है ना, 35 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, वो निकाल लेते हैं। चूंकि a2 माइनस a1, तो a2 मेरे पास कितना है 2i प्लस j माइनस के, और a1 मेरे पास है i प्लस j, ठीक है। ये चीज़ है, घटाते हैं, 2i में से 1i घटाएंगे, 1i बचेगा, j में से j घटा 0j, और यहाँ बचा माइनस का k, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ। सो b1 क्रॉस b2 मुझे मिला था माइनस के 3i माइनस का j प्लस का 5 के,
और A2 माइनस A1 मुझे मिला I 0J माइनस के। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही होगा, I का I के साथ, J का J के साथ, 3 एकम 3, 0 एकम 0, 5 एकम 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब इन सब मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है, ठीक है। ये आया माइनस का 8 और ये आया था अंडर रूट के 35, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती तो ये आ जाएगी माइनस है तो प्लस में लिखोगे, 8/√35 आंसर, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है, हालांकि 2 नंबर का होना चाहिए, 1 नंबर का होना चाहिए, बट 5 नंबर में पूछा गया ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। कह रहे हैं इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मान लेते हैं जो भी फलन है अपना y मान लिया, क्या है अपने पास tan इनवर्स, यहाँ पर है अपने पास sin x बट्टे में है 1 प्लस cos x। अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक कि सरल ना हो जाए, बाहर tan इनवर्स है तो अंतर tan के रूप में सूत्र बनना चाहिए, तभी बात बनेगी। क्वेश्चन है बड़ा आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, बाहर तो अपना tan इनवर्स है, sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकता हूँ, और 1 प्लस cos को लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos x को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। ये सारा सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कटा और यहाँ से पावर कटा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, बाहर है अपने पास tan इनवर्स, अंदर बचेगा sin x/2 बट्टे cos x/2 यानी कि tan x/2। tan इनवर्स से tan हटा तो y क्या आ जाएगा x/2, y अपना आ जाएगा x/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dy बट्टे dx, और x का अवकलज 1 होता है बट्टे में 2, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 1/2। इतना छोटू सा क्वेश्चन आ रखा है 5 नंबर में, ठीक है जी। क्वेश्चन आराम से बन गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी हो तो प्रश्नों को आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करा रखा है, ठीक है। कह रहे हैं अगर ये a है तो आपको सिद्ध करना है कि i प्लस ए, i माइनस ए गुणा ये चीज क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्या होगी, बराबर होगी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो देखो क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, हो सकता इस साल भी आ जाए एग्जाम में, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, माना क्या करूँगा, इसको मैं टी मान लूँगा, ठीक है। इसको मैंने टी मान लूँगा, ये जो tan α/2 है तो इसको मैं टी मान लूँगा, माना टी बराबर tan α/2, इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। कई बच्चे बोलते हैं सर इसको थोड़ा और शॉर्ट में कराऊं, ये जो विधि है यही सबसे शॉर्ट विधि है, बाकी विधि में आपको बहुत चीज़ें रटनी पड़ती हैं, है ना, दिमाग की दही हो जाती है, ये सबसे आसान विधि है। सो देखो टी को मैंने tan α/2 मान लिया, अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो, अब जानते हो साइन अल्फा जो है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन अल्फा का जो सूत्र होता है tan के पदों में वो क्या होता है, वो होता है 2 tan α/2 बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ये सूत्र होता है। तो 2 tan α/2 को अपना टी माना है तो ये आ जाएगा 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस अल्फा को मैं अगर tan के पदों में लिखूं, है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर
बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैं इस प्रकार से टी के पदों में लिख सकता हूँ, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। इसलिए मेरा जो ए मैट्रिक्स हो जाएगा वो किस प्रकार हो जाएगा, 0, इसको मैंने माना है टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 0, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड मेरा पास क्या है, आई प्लस ए है, आई प्लस ए, ठीक है। आई मेरा क्या होता है, 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, और ए मेरे पास क्या है, 0 माइनस टी टी 0, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस टी टी, 0 में से टी घटाओगे माइनस का टी, और 1 प्लस 0 1, समीकरण नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके तो हमें ये मिला, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी मुझे यही ला के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं RHS। RHS में क्या है अपने पास, I माइनस ए गुणा, यहां पर है अपना कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर है अपना साइन अल्फा, फिर है अपना कॉस अल्फा। इस चीज़ को हल करके आपको ये ला के दिखाना है, तब बात बनेगी बराबर। तो पहले मैं I माइनस ए हल कर लेता हूँ। I मतलब 1 0 0 1, और ए अपने पास क्या है, 0 माइनस टी टी 0, ये अपना ए है। अब यहाँ पर थोड़ा नज़र डालो, कॉस अल्फा को मिले, कॉस अल्फा हमारे पास क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या है हमारे पास, 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हल करके हमें ये ला के दिखाना है। अब देखिए अगले पेज में आ जाते हैं। देखिए इधर क्या आ जाएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा, 0 में से t घटाओगे तो t आ जाएगा, 0 में से t घटाओगे तो यहाँ माइनस टी आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा। और इस तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर है अपना 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करना आपको आता होगा, इधर से रो लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं, कॉलम, ठीक है। आपकी आंखों के सामने गुणा करूंगा, डिटेल में गुणा करूंगा। सो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसकी गुणा इसके साथ होगी, 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर टी की गुणा इसके साथ होगी, तो टी और टी ये हो जाएगा, जुड़ जाता है ना, तो टी 2 टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी गुणा इसके साथ होगी, अब इस पे आ जाएंगे, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, माइनस के 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। और फिर t से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस t एकम t गुणा टी स्क्वायर टी की घात 3 बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले रो से हो गया, अब दूसरे रो पे आ जाओ। माइनस टी से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस टी एकम टी माइनस माइनस प्लस टी की घात 3 बट्टे में क्या है अपना 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस टी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है। अब आप देखो, यहाँ कैलकुलेशन देखो, 2 टी स्क्वायर में से 1 टी स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा,
एक तो बचेगा और एक टी स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ देखो 2t है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t की घात 3 माइनस का t बचेगा। नीचे क्या अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा देखो, सेम चीज, प्लस की t की घात 3 और यहाँ पर एक t बचेगा बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ से 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घटेगा, एक टी स्क्वायर बचेगा +1। सो यहाँ से तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा पूरा कटा एक, ये पूरा पूरा कटा एक, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ आ गया एक। ऊपर से देखो, यहाँ से अगर टी ओवरनेस लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बट्टे में भी क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से टी ओवरनेस लोगे, माइनस टी निकालो ओवरनेस, तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस टी स्क्वायर। टी का साइन ये नेगेटिव है ना, देखिए सही है अब। और यहाँ तो 1 है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा आपका यहाँ 1 टी माइनस टी 1। समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस टी टी माइनस टी 1, 1 माइनस टी टी 1, दोनों सेम है, तो लास्ट में लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि भैया ये जो i प्लस ए है वो बराबर हो जाएगा i माइनस ए गुणा कॉस अल्फा साइन अल्फा बराबर यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ये मेरे हिसाब से 8 नंबर में आता है, इस साल 8 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में जनरली आता है, 2 नंबर में भी पूछा गया है, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 या 8 नंबर का ही है। और मुझे लगता है इस साल 8 नंबर में आएगा, 5 में भी नहीं, 8 में आएगा। आता हर साल है, लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि R1 व R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगी। तुल्यता संबंध बोले तो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य। ध्यान दीजिए, आपका R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, यानी कि R1 पहले से स्वतुल्य सममित संक्रामक है, R2 पहले से सममित स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, पहले लिख देना, चूंकि R1 व R2 तुल्यता संबंध है, ये पहले लिख देना। इसलिए R1 व R2 स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक होंगे, ये पहले लिख लेना, उसके बाद स्वतुल्य लिखना। ठीक है, अब आ जाओ पहले, क्योंकि R1 स्वतुल्य है तो A, आपका R1 में है। ठीक है, A, आपका R1 में है, और A, आपका R2 में भी है। क्या रीजन है, चूंकि R1 व R2 स्वतुल्य है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, अगर A, R1 में है, A, R2 में भी है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि भैया A दोनों में है, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में है। अगर A, इसके इंटरसेक्शन में है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, स्वतुल्य है।
कोई दिक्कत, कोई दुविधा यहाँ तक नहीं होगी। शोतुल्य आपने दिखा दिया, अब आपको दिखाना है सम्मित। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है? सम्मित दिखाना है। सम्मित के लिए क्या है? चूंकि अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा तो आपको क्या दिखाना है? बी कोमा ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ? यदि ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो मुझे क्या दिखाना है? बी कोमा ए इसमें है। अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका सीधा मतलब है कि ए कोमा बी R1 में भी है तथा ए कोमा बी R2 में भी है ना, तभी तो इसके इंटरसेक्शन में है। अब चूंकि R1 व R2 क्या है? सम्मित है। अगर ए कोमा बी R1 में है तो इसका सीधा मतलब है कि भैया बी कोमा ए भी R1 में होगा तथा बी कोमा ए R2 में भी होगा, क्योंकि R1 R2 पहले से सम्मित है। अगर ये इसमें है तो ये इसमें होगा ही होगा। अगर ए कोमा बी R1 में है तो बी कोमा ए R1 में होगा। अगर ए कोमा बी R2 में है तो बी कोमा ए R2 में होगा। बी कोमा ए R1 में भी है, बी कोमा ए R2 में भी है, तो इसका सीधा मतलब है कि भैया बी कोमा ए R1 और R2 दोनों में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो आपने ये लेके चले थे और यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? हमारा सम्मित है। तो इसको आपने सम्मित संबंध भी दिखा दिया। अब आपको क्या दिखाना है? संक्रामक दिखाना है। तीसरे पर आ जाओ। संक्रामक थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। संक्रामक संबंध मैं क्या करता हूं? माना यदि, यहाँ लिख देना यदि करके, यदि ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ठीक है। अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन एंड R2 में है, वह यदि बी पे खत्म हो रहा तो बी से स्टार्ट करो, बी कोमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो आपको बस क्या दिखाना है कि ए कोमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। ठीक है, यहाँ फॉर एवरी तो नहीं, यहाँ पर ये जो भी ABC आए हैं, ABC कहाँ से आ रहे हैं? ये ABC कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय ए से आ रहे हैं। ठीक है, ये मेंशन कर देना। अब आप ध्यान से देखो, आपने ये माना है, आपको क्या दिखाना है? ए कोमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, तभी ये क्या होगा? संक्रामक होगा। अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका सीधा मतलब क्या है? यहाँ से क्या जाएगा कि भैया ए कोमा बी R1 में भी है, वो ए कोमा बी R2 में भी है। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि बी कोमा सी आपका R1 में है, वो बी कोमा सी आपका R2 में भी। यही तो इसका मतलब हुआ इंटरेक्शन का, कि दोनों में है। अब आप देखो, ये चीज इसमें भी है, ये चीज इसमें भी है। चूंकि ए कोमा बी R1 में है, वह बी कोमा सी R1 में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कोमा सी R1 में होगा, क्योंकि R1 संक्रामक संबंध है। अगर ये R1 में, ये R1 में, तो ये R1 में होगा ही होगा। R1 संक्रामक संबंध है, पहले से ही प्रश्न में दे रखा है। चलो, ये मिल गया अपने को। उसके बाद आ जाओ, चूंकि यहां देखो ए कोमा बी R2 में है और बी कोमा सी R2 में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कोमा सी R2 में होगा ही होगा, ए कोमा सी R2 में होगा ही होगा। समीकरण नंबर 2 क्यों होगा? क्योंकि R2 संक्रामक है।
R2 क्या है हमारा, संक्रामक है, ठीक है। इसलिए अब देखो A, R1 में भी है, A, R2 में भी है, इसलिए A, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। देखो ये चीज लेके चले थे, A, B इसमें है, B, C इसमें है, आपने A, C को इसमें दिखा दिया। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। ये आ जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने पूरी गणित वगैरह पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप एक बार जाके ज़रूर देख सकते हैं।